रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद आप सबको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। कल मिडनाइट के करीब हमने एक बड़ी हैरान कुन जो है वो खबर सुनी, लेकिन मेरे लिए हैरान कुन नहीं थी हमजा, क्योंकि आई बिलीव इन इट के वक्त करता है परवरिश इसकी, हादसा एकदम नहीं होता। सो कोई भी हालात हो या कोई भी ऐसी सूरत हाल हो वो एकदम से पैदा नहीं होता। अच्छा, करैक्टर का जो पता चलता है ना वो मुश्किल हालात में ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलता है। तो करैक्टर आप देख लें कि ये है कि खामोश रहे, फिर कहा कि अच्छा जो बाइडन आए ठीक है, मामलात जो है हम हैंड ओवर कर देंगे, लेकिन जो आखिरी कील ठोंकना था ना वो उन्होंने प्लान किया हुआ था और बाद में कहा कि आप सारे घर चले जाएं, ट्रम्प साहब ने कह दिया, और हम आपसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं। इतना आसानी से नहीं कहा, मुझे एक सख्त किस्म की वार्निंग आई थी ना हमजा जो बाइडन की तरफ से कि आप ये प्रेसिडेंट ट्रम्प से मैं ये कहता हूँ, लेकिन ये सारी सूरत हाल ऑब्वियसली अमेरिका में जो कुछ हुआ अब हम सबके सामने अफसोसनाक है, इसलिए कि अमेरिका जो है वो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जिसे कहना चाहिए आप होल्ड करता है इन वैल्यूज़ को, उसका पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा उनका एक इसरार भी होता है कि तमाम दुनिया में जो है डेमोक्रेसी हो, लेकिन उनके अपने यहाँ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा ख़तरे में रवैयों की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही, और ये रवैया सिर्फ ट्रम्प का नहीं है, ये रवैया हर जगह पे पाया जाता है, हर सूबे में पाया जाता है, हर शहर में पाया जाता है, हर गली में पाया जाता है। तो हमने इस रवैये को तब्दील करना है। मुश्किल हालात अगर ट्रम्प साहब आप पे थे, थोड़ा सा जो है अपने करैक्टर को आप देखते, आप अमेरिका के सुपर पावर के सदर रहे हैं भाई, उस तरीके से आप अपना जो है लायमल तरतीब देते, बाद में आप जो मर्जी करें कि ट्विटर ने आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया 12 घंटे के लिए, फेसबुक ने फिर आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया, अब इंस्टा ने भी सस्पेंड कर दिया। हाँ, लेकिन हमसा IR कहते थे पत्ता नहीं हिलता ट्रम्प की मर्जी के। हाँ, जब IR में इंटरनेशनल रिलेशंस जब आप स्टडी करते हैं तो उसमें साइकोलॉजी, मोरालिटी, ये चीज़ें इतनी आम नहीं होती, हमारी रियलिज्म की बात की जाती है, लेकिन इस पर्टिकुलर वाक़या ने ये साबित किया है कि ये तमाम चीज़ें बहुत अहम हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई शख्स किस मिजाज का, किस सोच का, किस रवैये का हामिल है, ये बहुत अहम है कि इस चीज़ को भी कंसिडर किया जाए कि वो उस मनसब के लिए, उस जिम्मेदारी के अहल और काबिल है या नहीं है, वरना उसके नताइज जो हैं वो कुछ भी निकल सकते हैं। और मुझे तो ये हैरत हो रही है कि ट्रम्प साहब इसकी ज़रूरत क्या थी। आप जानते हैं कि सारा कुछ तब्दील हो चुका है, ये तो होना ही था। आगे से अब नेशनल गार्ड्स वहाँ पर तैनात कर दिएंगे, अब तो मार भी पड़ेगी। अच्छा, वो जो ट्रम्प का कहना था ना, आई विल फाइट लाइक हेल, तो वो वाकई ही इज फाइटिंग लाइक हेल, like devil, हाँ, like his own words जो कि उसमें आए थे, I will fight like hell। अच्छा, और कल जो है एक बड़ा अहम इस हवाले से भी था कि सेनेट में भी ये तय होना था कि जॉर्जिया की जो 2 सीट्स हैं उस पे डेमोक्रेट्स आएंगे या उस पे जो है रिपब्लिकन्स आएंगे, और दोनों सीट्स जो हैं वो डेमोक्रेट्स ने जीत ली। सो वहाँ पर भी अब जो बाइडन जो है उनको अपनी पॉलिसी मेकिंग में किसी किस्म की रुकावट या चैलेंज का सामना नहीं होगा। लेकिन ट्रम्प के हामियों ने कल कैपिटल हिल का रुख कर लिया और पुलिस ने मुजाहिरीन को अमरीकी कांग्रेस की जानिब बढ़ने से रोका। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब अमरीकी सेनेट का 3 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के इलेक्टोरल कॉलेजेस की तरफ से बाइडन के हक में भेजे गए नताइज की तौसीक के लिए इजलास जारी था। और हंगामा आराई के बाद अमरीकी कांग्रेस की कार्रवाई दोबारा शुरू की गई। अमरीकी कांग्रेस में आज जो बाइडन की फतह की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की जाएगी। एरिज़ोना के हवाले से भी कुछ खबरें फरा सामने आ रही थी कि वो जो सेनेट है उसने एतराज़ात को मुस्तरद भी कर दिया है। तो पहले तो बात कर लेते हैं, खुर्रम शहजाद नुमाइंदा ख़ुसूसी अमरीका हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वक्त की सूरत हाल क्या है, माहौल कितना गर्म है। जी खुर्रम, बताइए अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या मनाजिर आप वहाँ पर देख रहे हैं और ये पूरी एपिसोड क्या हुई? जिस वक्त 1100 नेशनल गार्ड जो फ़ौजी एहलकार हैं उनको कैपिटल दारुल हुकूमत में तैनात कर दिया गया है। 200 से ज़्यादा यहाँ पे जो स्टेट ट्रूपर्स होते हैं, मैरीलैंड, वर्जीनिया, डीसी मुज़ाफ़ाती जो रियासतें हैं, वहाँ से 200 ट्रूपर उनको भी वहाँ पे तैनात किया गया है। 300 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो कैपिटल पुलिस जो वाशिंगटन की जो पुलिस है उनको भी वहीं पे इमरजेंसी तैनात किया गया, सबको बुला लिया गया है ड्यूटी पे। जो रास्ते वाशिंगटन को जाने वाले रास्ते उनको सबको सील किया गया है। जो वाशिंगटन से निकलने वाली ट्रैफिक थी उसको 6 बजे ज़बरदस्ती सबको निकाला गया, शटल्स इस्तेमाल की गई। इसके अलावा दूसरे ट्रांसपोर्टेशन
एवैक्यूएशन के जो मोड थे वो इस्तेमाल किए गए, सबको इवैक्यूएट किया गया। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जो हमायती थे जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे वो वहाँ पे मौजूद रहे, उन्होंने सख्त रेजिस्ट किया, लाठी चार्ज भी हुआ, पेपर स्प्रे भी हुआ, गर्म पानी का स्प्रे भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो टस से मच नहीं हुए, वो वहाँ पे मौजूद हैं। इस सारे अमल के दौरान एक चीज़ अहम थी कि पुलिस ने किसी के ऊपर जो है वो सख्त रवैया इख्तियार नहीं किया, जो जिसकी वजह से जो प्रोटेस्टर्स थे उनको कैपिटल हिल में, कांग्रेस में, सेनेट में और दूसरी सरकारी इमारतों में घुसने का मौका मिल गया। तो इस वक्त सूरत हाल है, शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक यहाँ पे दारुल-हुकूमत में मुकम्मल तौर पे कर्फ्यू है। जो इसके मज़ाफ़ाती जो शहर है जो इसको लिंक करते हैं वर्जीनिया के साथ, अलेक्जेंड्रिया और आर्लिंगटन, वहाँ पे भी कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। वहाँ पे कुछ लोगों ने उसको इसके ऊपर आपसे जानते रहेंगे, लेकिन आदिल नजम साहब हमारे साथ हैं, डीन बॉस्टन यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। फरमाइएगा, ये वाक़या अचंभे की बात है और कितना अहम है ये वाक़या और इसकी टाइमिंग, और इस वाक़या से क्या कुछ असर और फ़र्क पड़ेगा? क्या आइंदा आने वाले दिनों में देख रहे हैं आप इसके अमरीकी सियासत के ऊपर असरात? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो आपके सवालात हैं उसमें पहली बात तो ये आपने पूछा अहम है, बहुत अहम। अहम इस तरह है कि इसके जो असरात हैं वो ना सिर्फ आज और इस इलेक्शन के रिज़ल्ट से मुंसलिक हैं, वो अमेरिका की जमहूरियत की तारीख़ और उसका जो फ्यूचर है, उसका जो मुस्तकबिल है, उससे मुंसलिक हैं। और इसका जो साया है वो बहुत अरसे तक रहेगा और बहुत गहरा रहेगा और बहुत गहरा है। ये तो होगी पहली बात। दूसरी जो है, आपने पूछा कि इसमें अचंभे की बात है या नहीं है, हैरानी की बात है या नहीं है। मेरा ये ख्याल है इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, दुख की बहुत बात है, इसमें अमेरिका के लिए शर्म की बहुत बात है, इसमें जमहूरियत के लिए दुख की बात है, लेकिन अचंभे और सरप्राइज की बात नहीं है। सदर ट्रंप जो हैं वो मुसलसल ये कहते रहे हैं कि जी मैं नहीं मानूंगा। आप बच्चे जब खेलते हैं तो एक बच्चा हमेशा होता है जिसको लोग रोंदू कहते हैं, वो जो बच्चा जो है उसने अपनी हार नहीं मानती। कई बार आप उसमें मुस्कुरा देती है, लेकिन अगर वो अमेरिका का सदर हो तो फिर वो मुस्कुराने की बात नहीं है। और मेरे ख्याल में दूसरे ममालिक और दूसरी जमहूरियतों के लिए भी ये सोचने की बात है कि जब आप अपने अल्फाज पे काबू ना करें, जब आप वजह बेवजह के नहीं मैं नहीं मानूंगा, ये गलत था, वो धांधली थी, ये बुरा था, और अपने आप सपोर्टर्स को इस तरह से इश्तियाल दिलाएंगे, तो उसका जो नतीजा है वो हमेशा इसी किस्म का होता है। और अगेन जी ये भी फरमा दीजिएगा कि इसके बाद क्या अब आगे आप देख रहे हैं सूरत हाल, क्या इम्पीचमेंट भी हो सकती है? कंसीड तो वो नहीं कर रहे हैं। अब इसके नतीजे में क्या सूरत हाल मज़ीद भी इस तरह की पुरतशद्दुद या वाक़यात मज़ीद भी इस तरह के हो सकते हैं, या दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी? ये ही वो आगे है जहाँ पर उन्होंने आना था, और जो वार्निंग दी गई जो बाइडन की तरफ से सख्त अल्फाज की, जिसके बाद उन्होंने अपने मुजाहिरीन को वापस जाने का भी कहा, उसमें भी कुछ हिडन बात ऐसी है जो कि आइंदा आने वाले दिनों की हमें इशारा करती है? देखिए, एंड ऑफ द स्टोरी तो बिल्कुल नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और ये अगेन जो आपने कहा कि इसका क्या, तो सवाल ये है कि इससे हमारी क्या मुराद है। अगर तो मुराद इस सेशन की है तो वो तो साफ जाहिर है, तकरीरें इस वक्त हो रही हैं, आज तमाम रात वो तकरीरें होती रहेंगी। सुबह तक जो है वो बाइडन साहब जो हैं उनको ऑफिशियली जो है कांग्रेस जो है हाउस भी और सेनेट भी उनको तस्दीक कर देगी कि जी वो अगले सदर। लेकिन कहानी वो नहीं है, मसला ये नहीं है कि ये कोई इलेक्शन हो, एक वोट हो रहे थे जो इम्पोर्टेंट है। ये तो देखे ना, हमने पहली बार सुन के उसको बना दिया कि जनाब बड़ा वो एक कागजी कार्रवाई है, वो यकीनन हो जाएगी। जो कहानी शुरू हुई है और शुरू रहेगी वो ये है कि सदर ट्रंप और उनके ये जो हैं हवारी आप कह लें, इनका जो साया है अमेरिकन सियासत पे वो बहुत ज़्यादा है। और रिपब्लिकन पार्टी आपको बिल्कुल टूटी हुई नज़र आती है, डेमोक्रेट भी टूटे हुए, उनकी मसला फ़र्क है। लेकिन अगर ये पाकिस्तान होता तो अब ये रिपब्लिकन पार्टी जो है ये रिपब्लिकन टे होती, रिपब्लिकन ट्रंप। और एक तरह से ट्रंप साहब ने अपना ऐलान बगावत जो है वो इस इलेक्शन के वक्त कर दिया था, और हमने आज उसका ये पहला मार्का एक देखा है। और अब ट्रंप साहब रहें या ना रहें, देखिए आज खबर अगर कोई है तो मेरे ख्याल में ये है कि फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने, ट्विटर ने अमेरिका के सदर का अकाउंट जो है उसको बंद कर दिया। बिल्कुल। हम कहते हैं जनाब अमेरिका बड़ी सुपर पावर है, उस सुपर पावर का जो सबसे अहम तरीन आदमी है उसका अकाउंट जो है ट्विटर ने, फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने बंद कर दिया है, ये कह के कि ये शख्स यानी सदर अमेरिका जो है इश्ताल फैला रहा है। ये जो इसका जो साया है ये कल के अखबार में गायब नहीं हो जाएगा। ये आप अगले 2
4, 5, 10, 20 साल तक देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर आपका ट्विटर जो है वो सस्पेंड हो रहा है, आपकी पोस्ट जो है वो डिलीट की जा रही है किसी सोशल मीडिया पर, तो आपने परेशान नहीं होना। अमेरिका के सदर का जो है वो भी ट्विटर हैंडल सस्पेंड कर दिया गया है। 3 ट्वीट्स उन्होंने किए थे और वो तीनों ट्वीट्स जो है डिलीट कर दिए, और साथ ये वार्निंग दी गई अगर आप ऐसे ही ट्वीट्स करते रहेंगे, तो ऐसी अल्फाज इस्तेमाल करते रहेंगे, ज़ुबान इस्तेमाल करते रहेंगे, तो हम आपका ट्विटर अकाउंट ही बंद कर देंगे। ज़रा आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद रहिए। खुर्रम शहजाद से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये तो हवारियों की हमने बात की जिन्होंने धावा बोला, जो पब्लिक है, जो अवाम है अमेरिका के, वो क्या सोच रहे हैं, उनका रद्द अमल इस पर क्या है, वो कितने परेशान हैं और कितने दुखी हैं? जी, इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि अगर आप देखें कि 74 मिलियन लोगों ने प्रेसिडेंट ट्रंप को वोट डाला, तो ये तो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के जो सपोर्टर हैं, अभी यहाँ पे अगर आप वर्जीनिया की बात करते हैं, जिस वक्त जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, तो यहाँ पे जो उनका सपोर्ट जो लोग हैं, उन्होंने ना सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर, जो हमारे लोकल कम्युनिटी के जो सोशल मीडिया है उनके ऊपर बहुत भरपूर तरीके से एहतजाज किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। कि ऐसा चंद उनका ये जो रिपब्लिकन उनकी जो सपोर्ट बेस है, उनका ये कहना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के हमायतियों को प्रवोक किया जा रहा है कि वो ये सारे काम करें जो वो कर रहे हैं, जबकि इलेक्शन का भी फैसला होना है, रिग्ड इलेक्शन है। बेशक वो जो भी उनका नैरेटिव है, लेकिन वो इलेक्शन को मानने से इनकार कर रहे हैं। उनके जो अभी तक उनके सपोर्टर का यही एक रवैया है। और यही बात थी जब वो सेनेट और कांग्रेस की बिल्डिंग में दाखिल हुए, तो उन्होंने यूएसए के नारे लगाए कि अमेरिका जो है हम उसको रिवाइव करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। तो यही उनका, अगर आप इनके सबर्ब में वर्जीनिया या दूसरी वेस्ट वर्जीनिया की अगर आप बात करते हैं, तो वहाँ तो प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ बात करना जो है वो आपके निकाह टूटने के बराबर हो जाता है। अच्छा। तो उनकी जो सपोर्ट है, उनकी जो जैसे इन्होंने बात की, वो इस वक्त इंटैक्ट है। और जैसे इन्होंने कहा, ये इस वेरी अलार्मिंग कि इतनी हेट, इतनी वो जो सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है। खुर्रम शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। जो इस वक्त की सूरत हाल है, जो ट्रंप साहब ने बना दी है, उस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे, और बहुत ही बुरी सूरत हाल है। मैं समझता था कि सिर्फ ये जो है ना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ऐसा होता है। नहीं, अमेरिका इस वक्त जो है ना मिनी वर्ल्ड का नक्शा पेश कर रहा है कि जहाँ पे इनटॉलरेंस और रेसिज्म और इस तरह के मामलात जो हैं उनको हवा दी जाती है, और उसी के ऊपर जो है अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश की जाती है। लेकिन उसका अनफॉर्चुनेट जो एक सिचुएशन है वो ये है, जो कि हम देख रहे हैं इस वक्त। भले कितने ही तहजीब याफ्ता, कितनी ही पुरानी डेमोक्रेसी की वहाँ पे रिवायात हो, वहाँ पर भी चैलेंजेस और ख़तरात जो हैं और खदशात जो हैं वो अब सामने आ गए हैं खुल के, कि रवैये जो हैं वो किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं। मुल्क का मौसम अगर सर्द है तो सियासी पारा फुल हाई। अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम ने गुज़िश्ता रात बन्नू में सियासी पंडाल सजाया, मगर रंग कुछ उस तरह का नहीं नजर आया जैसे पिछले जलसों में था। बिल्कुल, मुस्लिम लीग लोग नहीं थे शायद। मरीम नवाज साहिबा वहाँ पर मौजूद नहीं थी। बिलावल भुट्टो साहब तो पहले ही हमें नाराज कुछ नजर आ रहे हैं, दूर नजर आ रहे हैं। तो उन दोनों के ना होने की वजह से कुछ रंग फीका नजर आ रहा था। और अब सवालात ये उठ रहे हैं कि मरीम साहिबा भी नहीं गई, क्या मामला आता है। अपोजिशन के मौजूदा हालात देखकर तो लगता है कि पीडीएम का शराजा आहिस्ता आहिस्ता बिखर रहा है और सेनेट के करीब शायद पीडीएम का नाम ही रह जाएगा। लोग तो पूछ लेते हैं ये सब कुछ। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमल शौज़ब। कमल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा कि ये जो मरियम भी हो गई, बिलावल तो पहले ये जैसे हम बात करें दूसरा जलसा है इसमें गायब थे ही, तो पीडीएम का जो मुस्तकबिल है वो क्या है, आप क्या देख रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। सुबह बखैर सबको। सुबह हम बड़ी हीटेड किस्म की बातें करने लगे, लेकिन बहरहाल देखें, आपको 13 दिसंबर से ये सारा शिराजा बिखरता हुआ नज़र आ गया था। 13 दिसंबर असल में पीडीएम की जो पीक के बाद आखिरी दिन था वो था। उसके बाद तो अब उल्टी गिनती ही चल रही है, क्योंकि 13 दिसंबर को जो एक्सपेक्टेड क्राउड था वो आया नहीं, जहाँ से पता लग गया कि आवाम में जो ये मूवमेंट है ये नहीं उस तरीके से मकबूलियत इख्तियार कर सकी। और दूसरा, आपने देखा कि मुख्तलिफ स्टेजेस पे गुजरावाला में भी इस्टेब्लिशमेंट पे, आर्मी चीफ पे, DGISI पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने अटैक किया। फिर जब ये कोयटा गए, वहाँ जाके इन्होंने बलोचिस्तान का नारा लगवा दिया। कराची गए तो वहाँ उर्दू ज़ुबान के ख़िलाफ़ बात की।
लाहौर आए तो पंजाब के खिलाफ बात कर दी, और कल बन्नू में अगर आप सुनते तो वहाँ पर अफगान तालिबान के झंडे भी लहराए गए और इस तरह के नारे भी लगवाए गए। तो ये तफरका, तकसीम और एक जो हमारी नेशनलिज्म है या एक नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को से अलग करना या इसमें डिवाइड क्रिएट करना, ये कौमी सलामती के खिलाफ बातें हैं। इसमें बहुत सारी अवाम के रिजर्वेशंस हैं, ख़ास तौर पे पंजाब की अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी होती है। ठीक है कमल साहब, आपका पॉइंट आ गया इसके ऊपर। एंटीमेंट ये फरमा दीजिएगा कि पीडीएम से कभी भी हुकूमत को खतरा नहीं था, ये हुकूमत कहती रही है, और अब तो बिल्कुल ये मौक़िफ़ है कि शराजा ही बिखर गया, तो अब तो खतरा रहा ही नहीं। हुकूमत के लिए जो खतरा रहा वो महंगाई रही, बेरोजगारी रही, और साथ ही जो गवर्नेंस के मामलात हैं ये खतरा रहे। क्या इस शराजे बिखरने से गवर्नेंस कुछ बेहतर हो जाएगी, महंगाई में कुछ कमी आ जाएगी? उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? वो अवाम का तो कंसर्न महंगाई है, महंगाई कम होगी तो गवर्नमेंट हमेशा अच्छी होती है। देखिए मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए, मैं अपनी बात पहले वाली कंप्लीट कर लूँ। आपने पूछा कि डिस्टेंसिंग और मरियम और बिलावल क्यों नज़र नहीं आए, मैं सिर्फ उसका 1 मिनट जवाब दे दूँ, फिर आपके दूसरे सवालों के भी जवाब देती हूँ। मरियम बीबी ने लाहौर का जब फेल्ड जलसा हुआ है तो बिलावल उसके 1 दिन बाद 2 दिन बाद गए शहबाज शरीफ साहब से मिलने, और उसके बाद से आपने देखा है कि उन्होंने इनसे ना सिर्फ सोशल पॉलिटिकल डिस्टेंसिंग भी कर ली है। 27 दिसंबर को भी हमने ये मनाजिर देखे, और बीच में मर्दान का जलसा हुआ जिसमें पीपल्स पार्टी उस तरीके से शामिल नहीं हुई। और अब ये सूरत हाल है कि दोनों बड़ी जमातें अपने जो इलेक्शन के बाइकआउट और इस्तीफों के नारे लगा रही थी, उन्होंने यू टर्न ले लिया है और वो भरपूर तरीके से वापस ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट के इलेक्शंस पे उन्होंने कंसंट्रेट कर लिया। मौलाना फिर बेचारे जो हैं वो जो एक किराए का इंजन लगाया गया था मुख्तलिफ डब्बों को, वो अब इंजन जो है वो अकेला ही घूमता नज़र आ रहा है, या वो डब्बे नज़र आ रहे हैं जिनकी एक क्या कहते हैं यूनियन काउंसिल में भी कोई चेयरमैन अवेलेबल नहीं है, यानी वो बड़ी असम्बलियों में तो है ही नहीं। वैसे भी अगर सूबे में भी देखा जाए तो उनकी नुमाइंदगी नहीं है। अब कोई चैलेंजेस नहीं रहे अपोजिशन फ्रंट पे, तो अब जो रियल इश्यूज हैं उनके ऊपर तवज्जो होगी, जिसके बारे में पहले सवाल किया। जी मैं देखें, रियल इश्यूज पे हुकूमत की कभी भी तवज्जो हटी नहीं है। हमारा पूरा फोकस है और उस पर हम काम भी कर रहे हैं। उसके हम कभी देखें, अगर मैं जुबानी जमा खर्च करूं, जी ये हो गया, कल परसों मैं एक प्रोग्राम में बैठी थी तो मुझसे कहा गया कि जी आपकी क्या गवर्नेंस है, अदरक तो 1000 रुपये है। देखिए ये अब फूड इन्फ्लेशन की बात होती है, वो सिक्लिकल होती है। अगर 1000 रुपये अदरक हुई है तो वो सिर्फ 1 महीना रहेगी, लेकिन अब उसका आगे क्या प्लानिंग की जा सकती है कि हम अपनी ज़राअत में ज़्यादा इन्वेस्ट करें। जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही थी, जिस मुल्क में ज़राई मुल्क होने के बावजूद सब्जियां तक बाहर से इंपोर्ट होती रहीं, दालें बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं, और आपका मेन कंटेंट है ऑयल, चाहे वो आपने क्रूड ऑयल यूज़ करें या वेजिटेबल या एडिबल ऑयल यूज़ करें, दोनों बाहर से आते हैं। तो जिस वक्त आपकी ओवरऑल दुनिया में फूड इन्फ्लेशन होगी, या अगर आपका डॉलर जो है वो रुपये की निस्बत बढ़ेगा तो आपके यहाँ इन्फ्लेशन आएगी। और यही मेन रीजन थी, क्योंकि हमने एक जमाने तक पेट्रोल के बारे में आप लोग ये कहते रहे। 1 मिनट दीजिएगा, एक थोड़ा सा इसमें साथ ऐड जी, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी बिल्कुल, इसी इशू के ऊपर एक छोटी सी बात और ऐड कर लीजिए कि पेट्रोल के ऊपर आप लोगों की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं कि लेवी एंड बाकी टैक्सेस जो हैं वो हम कम करेंगे, और अब देखिए 45 रुपीज जो है वो लिए जा रहे हैं। सो यहाँ पर तो आवाम को रिलीफ दिया जा सकता था, जब पेट्रोल की कीमतें गिरी वहां पर भी आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। देखिए पेट्रोल भी हम इंपोर्ट करते हैं ना, पाकिस्तान में तो निकलता नहीं है। और ओवरऑल जो इन्होंने अभी हम फिर डाइवर्ट हो जाएंगे, अगर मुझे पहली बात कंप्लीट कर लेने देते मैं इस साइड पर भी आई। मैं पहले फूड इन्फ्लेशन पे बात कर लूँ, जिसका बहुत ज़्यादा इस वक्त शोर भी है और जो हिट करती है आवाम को। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि हर हफ्ते जो फूड का प्राइस इंडेक्स निकलता है उसको सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहते हैं। और अच्छी बात यह है कि पिछले 2 सालों में लास्ट वीक का जो निकला है वो सबसे कम आया है, 6% पे आया है, जिसका मतलब ये है कि फूड की प्राइसेस नीचे आ रही हैं। और हमारा CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो ऑलरेडी पिछले साल और उससे पिछले साल की निस्बत बहुत नीचे आया है, यानी एक हाउस होल्ड के लिए अब आसानियाँ आ रही हैं। जहाँ तक आपने ऑयल की प्राइसेस की बात की, देखें ऑयल हमारा जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं और उसके ऊपर इस वक्त बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए हैं। उसकी प्राइसेस भी जिस वक्त हमारी इकॉनमी में एक बेहतरी आनी शुरू होगी, एक हमारा सर्कुलर डेट है जो इतना खड़ा होता जा रहा है, उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर बहुत बात कर चुके हैं, एनर्जी सेक्टर के एक्सपर्ट्स बात करें, वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द नीचे
आ जाएगा। लेकिन सिर्फ इतनी बात है कि बहुत सारी डायरेक्शन चेंज होगी आपकी। इस वक्त इंडस्ट्री में बूम आया हुआ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप अगर उठा के देखें, बड़े बड़े दुनिया के लेबल्स जो है या बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो मेड इन पाकिस्तान इस वक्त एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ी हैं। 2.35 बिलियन सिर्फ एक महीने की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, जो पिछले 10 सालों में उसने अपना खुद रिकॉर्ड ब्रेक किया है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बूम है, इसका इम्पैक्ट ट्रांसलेट होता है आम आवाम तक, और वो भी अब आपको जल्द ही ग्राउंड पे चीजें नजर आनी शुरू होंगी। लेकिन जहां एग्रीकल्चर है उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ताकि अब हम टमाटर इंडिया से ना मंगवाएं, और अगर वो बॉर्डर बंद करें तो हमारे यहाँ टमाटर 300-400 रुपए ना हो, हमारे अपने मुल्क में ये चीजें प्रोड्यूस हो। ज़रूरी मुल्क है। कमल साहब ये कह दीजिएगा कि पहले आपने वो उसकी बात की है, पेट्रोल की बात की है, वो नून लीग के दौर में भी हम इंपोर्ट ही करते थे, जब असद उमर साहब बताते थे कि इतना लेवी टैक्स जो है वो लिया जा रहा है। खैर, वज़ीर आज़म इमरान खान सानहा मच के जो अब लवाहिकीन वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मिलने के लिए क्या अभी तक आप हमें बता सकती हैं इस लम्हे तक क्या अपडेट है? क्योंकि अपोजिशन शायद इस मामले को फिर से कैच कर सकती है, जैसे मरीम नवाज साहिबा जा रही हैं, बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब भी जा रहे हैं। तो वज़ीर आज़म ने इस हवाले से क्या प्लान तश्कील दिया है, और हुकूमत को क्या अपोजिशन को इसमें साथ नहीं मिलाना चाहिए? देखिए, ये एक इस वक्त जो ट्रेजेडी, एक नेशनल ट्रेजेडी है हमारे, तो आपको पता है नुमाइंदे वहाँ मौजूद है, फेडरल मिनिस्टर वहाँ गए हुए हैं, जुल्फी बुखारी साहब जो स्टेट मिनिस्टर हैं वो भी वहाँ है, उससे पहले इंटीरियर मिनिस्टर वहाँ गए हैं। ये ट्रेजेडी बिल्कुल नेशनल ट्रेजेडी है, लेकिन ये किसी एक, मैं आपको सिर्फ क्लियर कर दूँ कि ये सिर्फ शिया कम्युनिटी पे अटैक नहीं है। इसको हम अगर सेक्टेरियन रुख दे देंगे तो हमारा दुश्मन समझे कामयाब हो गया। उसने कोशिश यही की है कि पूरे मुल्क में इस वक्त सिर्फ शियाइज़म को या एंटी शिया सेंटिमेंट को उठा दिया जाए। ये एक जो 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर, जो 1 महीना पहले DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और EU डिसइंफो लैब ने बताया कि पाकिस्तान में कितने अरसे से इंडिया कोशिशें कर रहा है और इंटरनेशनली भी कर रहा है, ये उसी की एक कड़ी है। हमारे पास पहले भी इंटेलिजेंस की खबरें आ रही थी और उन्होंने रिलीज़ भी की। आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर ने वक्तन फ़ौक्तन बताते रहे हैं कि कोई फॉल फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान में हो सकता है, कोई मिस एडवेंचर इंडिया करने जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे रोज़ आपको पता है हलाकतें होती हैं, और इसी बलोचिस्तान में अभी कोई 5-7 दिन पहले 7 एहलकार हमारे शहीद किए गए हैं। ये उसी की एक कड़ी है और इसको कोशिश किया जा रहा है कि डिफ्यूज़ करें। इसके और भी बहुत सारे मुहर्रकात हैं, आपको मालूम होगा कि 7 डेड बॉडीज है। कमल साहिबा, आपकी तमाम बातें दुरुस्त, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म जो है वो वहाँ पे जाते। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहीं और आपने हमारे साथ गुफ्तगू की। तो ये एक सेंटिमेंट इस वक्त अवाम का है। बुखारी साहब गए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अली ज़ैदी साहब गए, उन्होंने जो है मुज़ाकरात नहीं किए। वज़ीर आला बलूचिस्तान गए, उनका एक ही मुतालबा है, वज़ीर आज़म आ जाए, हमारे मुतालबात सुनना। हाँ, और इस वक्त जो ये सूरत हाल, जैसे उन्होंने धरने की कॉल दी हुई है, सो देखना ये है कि इन हालात का क्या नतीजा निकलता है, इसलिए कि इसके नतीजे में यकीनी तौर पर पूरी कौम सोगवार है। सो हमें एक ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक के बाद में मिलते हैं। वेलकम बैक। सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और एक ऐसे इशू के बारे में बात करेंगे जो हम सब की जिंदगियों के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी हम बीमार होते हैं हमसा, तो मैंने देखा है जो गांव देहात में आप चले जाएं तो आज तक ये कॉन्सेप्ट है कि उस डॉक्टर के पास जाना है जो डॉक्टर टीका लगाता है और उससे फौरी तौर पे आप ठीक हो जाते हैं। और ये जो एक छोटे क्लिनिक्स और डिस्पेंसरी में इंजेक्शन लगाना हर मसले का हल समझा जाता है। मरीज मुतमईन होते हैं कि उन्हें इससे जल्दी आराम आ जाएगा, लेकिन ये नहीं मालूम कि इसके नतीजे में वो कितनी बड़ी और ख़तरनाक और कई ऐसी नाकाबिले इलाज बीमारियों को दावत दे रहे हैं जो बड़े आराम से उससे बच सकते हैं अगर वो इंजेक्शन ना लगवाएं। इसी तरह से है फरा, जिस तरह से आपने कहा ना कि देहात के अंदर, तो मैं छोटा था, मुझे वो याद है, मुझे टीके से खौफ तब से आता है कि वो लगाया 3 दिन मेरा बाजू ही नहीं हिले। हाँ। और वो पता बाद में ये लगा कि जी कि वो डोज इतनी ज़्यादा थी कि वो मेरे लिए शायद ठीक नहीं थी। तो ये हालात हैं और ऐसा ही हो रहा होता है, और बच्चों के साथ भी खुसूसी तौर पे ऐसा होता है। इस बारे में शऊर उजागर करने के लिए वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज में आवाम में आगाही के लिए मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। बहुत ही अच्छा ये स्टेप है। मुहिम के ज़रिए TV, रेडियो, अखबारात और सोशल मीडिया के ज़रिए आवाम को गैर ज़रूरी टीकों के नुकसान के हवाले से आगाह
आगाह किया जाएगा। 94% टीके गैर ज़रूरी तौर पर लगाए जाते हैं जो रिपोर्ट सामने और उसके नतीजे में फैलता क्या क्या है? हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, एड्स और खून के और बहुत सारी इन्फेक्शंस जो इसलिए फैलती हैं सिर्फ कि ये जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं ना, इसको दरअसल डिस्पोज ऑफ करने का कोई बेहतर बंदोबस्त और इंतज़ाम मौजूद नहीं है। और पाकिस्तान में जैसे हमजा ने बताया 94% इंजेक्शन जो है गैर ज़रूरी है। आपको याद होगा सिंध में एड्स जो है वो फैल गया था बहुत खौफनाक हद तक। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने आलमी इदारा सेहत से ये कहा था कि वो इसकी तहकीकात करें और बताएं, और जो तहकीकात के नतीजे में बताया गया वो होश बात है। उन्होंने कहा कि सिरिंजेस के दोबारा इस्तेमाल करने से यूज जो सुइयाँ हैं या सिरिंजेस हैं उनको लगाने की वजह से ये फैला है और बहुत बच्चे और ख़वातीन उसका शिकार हुए। और ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसका अभी तक मतलब इलाज है लेकिन बहुत महंगा है। तो हम क्यों इतने इंजेक्शन यूज़ करते हैं और क्यों इसके ऊपर अभी तक कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं आ सकी थी कि डॉक्टर्स को ही रोक दिया जाता कि इतने इंजेक्शन इस्तेमाल ना किए जाएं? तो इस हवाले से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मुआविन खुराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बड़ा अहम मामला है जो रिपोर्ट सामने आ रही है। 94% जो हैं गैर ज़रूरी तौर पर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। जब आप मौजूद थे, आप मुआविन खुसूसी थे, उस वक्त ये मामला शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट के हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा, क्या चीज़ें सामने आई थी? जैसे लाड़काना का फरहान ने जिक्र किया कि उधर से HIV के कुछ केसेस सामने आए थे। जी बिल्कुल। मैं एक पहली बात तो ये थी कि मुझे खुशी है कि आप इस मौजू पे बात कर रहे हैं आज अपने प्रोग्राम के अंदर, और इस बात की भी खुशी है कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसने डिसाइड किया है कि इसके ऊपर एक कैंपेन करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा, बहुत फैला हुआ और बड़ा गहरा मसला है और बड़ा पेचीदा मसला है। मैंने अपने दौर में इसके ऊपर तवज्जो देने की कोशिश की थी, और ख़ास तौर से जिस तरह आपने फरमाया जो रत्तो डेरों में HIV एड्स का एपिडेमिक हुआ था वो उसने ट्रिगर किया इस पूरे मामले का। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रत्तो डेरों में जो कुछ हुआ वो कोई बहुत मुख्तलिफ नहीं है प्रैक्टिसेस के हवाले से जो कि मुल्क के दीगर इलाकों में और ख़ास तौर पे देही इलाकों में और सेमी अर्बन एरियाज़ के अंदर जो हमारे डॉक्टर्स की प्रैक्टिसेस हैं और जो जनरली हमारे रवैये हैं वो बिल्कुल इसी तरह के हैं। और ये महज इत्तफाक है कि पाकिस्तान में ये रत्तो देरों में हुआ, ये किसी जगह पे भी हो सकता है और ये बहुत बड़ा इशू बन सकता है किसी भी वक्त पाकिस्तान के अंदर। अब आपने ये जो बात की कि 94% गैर जरूरी इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो इसमें मैं एक चीज़ का इजाफा कर दूँ कि पाकिस्तान में औसतन पॉपुलेशन के हवाले से एक साल में एक शख्स को 9 से 10 टीके लगाए जाते हैं। ये हाईएस्ट रेट ऑफ इंजेक्शंस है कहीं भी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान सर फहरिस्त है इसके अंदर। तो अब सवाल ऑब्वियसली ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसकी बड़ी सिस्टेमिक वजूहात हैं, बिहेवियरल वजूहात हैं, इकनॉमिक वजूहात हैं, और सबसे बढ़ के ये कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स जो इस मामले में अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो हैं, न सिर्फ ये कि उनको पूरा नहीं कर रहे बल्कि बड़ी इंतहाई गैर जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। अब अगर इसका हम तजिया करना करें तो ये बात यहाँ से शुरू होगी कि पाकिस्तान में 70% के करीब हेल्थ केयर जो है वो तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। प्राइमरी हेल्थ केयर प्राइवेट सेक्टर के अंदर GPs के थ्रू है। GPs जो हैं वो क्वालिफाइड भी हैं, अनक्वालिफाइड भी हैं। क्वालिफाइड तो मतलब ये है कि वो रजिस्टर्ड हैं PMDC के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वैक्स भी हैं। अब इन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि जिसमें कंज्यूमर या पेशेंट जो है उसका ये बिलीफ सिस्टम बन गया है कि अगर उसको डॉक्टर इंजेक्शन लिख के नहीं देता और तो इसका मतलब है शायद वो उसको सही तरीके से देख नहीं रहा, या ये कि उसको सही दवाई नहीं दी जा रही। इंजेक्शन हो, कलरफुल हो, महंगा हो, तो इसका मतलब ये लिया जाता है कि ये इलाज हो रहा है, हालांकि ये सरासर गलत बात है। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ड्रिप्स लगवाने का भी इसी तरह से कॉन्सेप्ट है, जरा सा कुछ हो जाए ये क्या जी से ताकत की ड्रिप लगवा दें इसको। तो ये बताइएगा लाइसेंस कैंसिल करना भी क्या कोई हल हो सकता है? क्या उन क्लिनिक्स पे छापे मारना, उनको पकड़ना भी कोई हल कंसिडर होना चाहिए? सिर्फ आवाम को अवेयरनेस देने से मसला हल हो जाएगा? जी
इसमें मल्टीपल अप्रोचेस लेनी पड़ेंगी। इसमें कुछ रेगुलेटरी इंटरवेंशंस हैं करने के लिए, मैं उस पर अभी बात करूँगा। कुछ एजुकेशनल इंटरवेंशंस हैं, कुछ गुड प्रिस्क्राइबिंग बिहेवियर के बारे में इंटरवेंशंस हैं। तो तमाम लोगों को इसमें मिलजुल के काम करना पड़ेगा। देखें, जो रतोदेरों में हुआ, अगर उसको हम थोड़ा सा मज़ीद गौर से देखें तो वहाँ पे इशू ये था कि जो डिस्पोजेबल सिरिंजेस हैं उनको रीयूज़ किया जा रहा था जी। रीयूज़ ये ज़रूरी नहीं है कि वो फेंक दी और लोगों ने उठा ली और दोबारा पैक करके कर दी। एक ही क्लिनिक में एक ही सिरिंज से कई लोगों को जब टीका लगाया जाता है तो ये रेसिपी टू द डिज़ास्टर होती है। ये क्यों लगाया जाता है? अभी इसमें एक इकोनॉमिक वजह है, वो ये है कि जब डॉक्टर नुस्खा लिखता है तो जो फीस चार्ज करता है उस फीस में अगर वो अपनी तरफ से डिस्पोजेबल सिरिंज हर दफ़ा नहीं इस्तेमाल करे तो उसको पैसा खर्च करना पड़ता है। लिहाजा उनके लिए बहुत आसान होता है कि एक सिरिंज जो खोदी हुई है उसी से सबको टीके लगाते जाएं। तो ये इसकी एक इकोनॉमिक रीज़न भी है। इस मसले को रोकने के लिए हमने शुरू किया था और मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर मज़ीद काम होगा कि डिस्पोजेबल सिरिंज जो है वो रीयूजेबल रहे ही ना। तो इसका एक टेक्निकल हल मौजूद है और वो ये है कि कोई भी डिस्पोजेबल सिरिंज एक दफ़ा इस्तेमाल होने के बाद दोबारा इस्तेमाल की ही ना जा सके। इसको कहते हैं ऑटो डिस्ट्रक्ट सिरिंज। और मैंने तो सारे मैन्युफैक्चरर्स को ऑन बोर्ड किया था। हमारे पास 13-14 मैन्युफैक्चरर्स हैं पाकिस्तान में और काफ़ी सारे इंपोर्टर्स हैं। तो हम ये ग्रेजुअली ये रेगुलेशन ला रहे थे कि जिसके मुझे पाकिस्तान में सिर्फ ऑटो डिस्ट्रक्ट सिरिंज यूज़ हो, तो मेरा ये ख्याल है कि उससे भी बहुत ज़्यादा मसले को हल किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद ज़्यादा इंजेक्शन देने का मसला बहरहाल फिर भी कायम रहेगा और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि PMA, गवर्नमेंट और दीगर जो फैमिली फिजिशियंस की जो एसोसिएशन हैं वो इसके ऊपर दें और इस पे एजुकेशनल प्रोग्राम्स डेवलप करें। बिल्कुल ठीक है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स डेवलप करने की भी इस पे ज़रूरत है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम मामले के सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपने वक्त निकाला। लेकिन इससे आपने देखना है कि गैर ज़रूरी तौर पे इंजेक्शंस ना लगवाएं क्योंकि इसके नतीजे में बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। हमें नहीं मालूम कि वो इंजेक्शंस जो हैं या वो सिरिंजेस जो हैं वो कितनी क्या सेफ हैं और कितना सही प्रोसेस के साथ इस्तेमाल किया। सिर्फ नागुज़ीर वजूहात जो हैं उसके बाद आप इंजेक्शन या सिरिंज या फिर ड्रिप वगैरह का इस्तेमाल जो है वो करें। बिल्कुल ऐसे ही, और डॉक्टर के पास जाएं, मेरी तरह ऐसे ही टीका ना लगवा लीजिएगा। मुझे आज तक जो है वो दर्द महसूस होता है। खैर, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि पिछले दफ़ा इलेक्शंस में कराची के लोगों के लिए जो बहुत सारे वादे किए गए उनमें से एक वादा पीने के साफ पानी का भी था कि ये टैंकरों से निजात मिल जाएगी और पीने का साफ पानी जो है वो मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक इस मसले का कोई हल दूर दूर तक नजर नहीं आता। और ताज़ा तरीन खबर यह है कि शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। किन मुश्किलात का सामना है, चांद नवाब से जानने की कोशिश करते हैं। जी चांद नवाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में जब सख्त गर्मी पड़ती है जून जुलाई में तो कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाता है। अगर कराची में वाटर बोर्ड ने जो है इसकी लाइनें जो जगह जगह शहर के अहम शहरों पर टूटी हुई हैं, वाल लीकेज है, पूरे शहर का यही हाल है। अगर इन वालों को, पानी की लाइनों को दुरुस्त कर लिया जाए तो कराची में काफ़ी हद तक जो है पानी के बहरान पर काबू पाया जा सकता है। गर्मियों में जो लांडी, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नाज़माबाद, नाज़ाबाद, औरंगी, कस्बा कॉलोनी, ये तमाम इलाके हैं जहाँ पानी का बहरान पैदा हो जाता है। क्लिफ्टन डिफाइन और गुलिस्तान जौहर में जो है पानी कई सालों से आता ही नहीं है। वाटर टैंकर माफिया की जो है चांदी हो जाती है, वो महंगे दामे गर्मियों में पानी फ़रोग करते हैं। और यहाँ के जो कराची के शहरी हैं उनका यही कहना है कि K4 मंसूबे को फौरी मुकम्मल किया जाए ताकि कराची में गर्मियों में पानी के
बहरान पर काबू पाया जा सके और कराची की आवाम को पानी मुयस्सर हो सके। जी बिल्कुल ठीक है। तो ये एक मुतालबा है देरीना जो कि कराची की आवाम का है। मैंने कहा इन इलेक्शंस में भी सबसे बड़ा जो वादा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यही था कि पानी का जो मसला है वो हम हल करेंगे, लेकिन कल मुलाकात भी हुई है तहरीक इंसाफ के वफ्द की, जिन्होंने MD वाटर बोर्ड से मुलाकात की है और उन्हें पीने के पानी का मसला हल करने का मुतालबा भी किया। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध खुर्रम शेर जमान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। फरमाइएगा कि MD वाटर बोर्ड से भी आपकी मुलाकात हुई है, इस मसले के कराची के पीने के पानी के मसले के हल के लिए जिम्मेदारी का तयन हो सका है? कौन जिम्मेदार है, किसने हल करना है? बात है कि जिम्मेदार इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। 13 साल से इक्तिदार के अंदर है, ये 5वां दौर इनका सूबे सिंध के अंदर चल रहा है और आज तक ये लोगों को नलकों के अंदर पानी फराहम नहीं कर चुके हैं। आज से 3 साल पहले वाटर कमीशन बना था और वाटर कमीशन की रिपोर्ट आई थी कि सूबे सिंध के अंदर जो पीने का पानी आता है उसमें 70% पानी वो है जो कि अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वाटर कमीशन ने कहा था। इतना बुरा हाल है। उसके साथ साथ यहाँ पे टैंकर माफिया है। टैंकर माफिया की सरपरस्ती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत करती है और उनको बंद करने की ख्वाहिश नहीं रखती है। उसके अलावा जो पानी आता है वो भी गटर वाला पानी, गंदा पानी, कंटेमिनेटेड पानी आता है। अगर आप उसका टेस्ट करवा लें तो शायद इस पानी से वजू भी ना कर सकें। ये हाल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। मुलाकात तो हमारी हुई है, मुलाकातें हम करते रहते हैं, लेकिन कोई आज की बात थोड़ी है। 8-10 साल से मुलाकातें कर रहे हैं, बेहतरी आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्योंकि देखिए अरबों रुपए इसके अंदर इन्वॉल्व है, अरबों रुपए, महाना अरबों रुपए की इसके अंदर पैसों की रेल फेल है। क्योंकि टैंकर्स के जरिए पानी आना शुरू हो गया। आपको पानी चाहिए, आप 5,000 रुपए दें, आपके घर में टैंकर आ जाएगा, लेकिन लाइन के जरिए आपके सर शहरियों को बता दीजिएगा कोई हल है? मुलाकात में कोई हल निकला है या ये मुलाकात भी वैसी ही रहेगी जैसे 8-10 साल से रही? शहर की ऐसी बहुत सारी लोकेशन थी जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे लाखों गैलन पानी रोजाना की बुनियाद के ऊपर जाया हो रहा है। हमसे वादा किया था सिंध हुकूमत की तरफ से कि 31 दिसंबर तक ये आइडेंटिफाइड जो लीकेजेस हैं इनको फिक्स कर दिया जाएगा, जो कि नहीं हुई। MD साहब ने 4-5 दिन और मांगे, कहा है कि पूरे आधे कराची का हम पानी बंद करेंगे। वो बंद होने के बाद 4 दिन लीकेजेस पे काम होगा, उसके बाद ये आपका मसला हल हो जाएगा। मसला हमारा नहीं है, जाहिर है ये लीकेजेस बंद होगी तो लाखों गैलन पानी जो आपका सेव होगा सिस्टम में, लोगों को घरों के अंदर पानी मिलेगा, लोगों के इश्यू रिजॉल्व होंगे। अब देखिए छोटी छोटी चीज है, ये मसाइल हल होते ही नहीं है। K4 था, उसके बाद 25 अरब रुपए पीपल्स पार्टी ने खर्च किए और 25 अरब खर्च करने के बाद बोले ये तो डिजाइन ही गलत बना है। कैन यू बिलीव इट? इतने नालायक बैठे हैं कि 25 अरब आवाम का खर्च करने के बाद कहते हैं डिजाइन गलत बना। अब वो जो है K4 का प्लान पूरा जो है फेडरल गवर्नमेंट ने लिया, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, और हमने ठीक है MD वाटर बोर्ड ने मसले के हल की यकीन दहानी कराई है। खुर्रम शेर जमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कह रहे हो जिस तरह से उनको ये उम्मीद दिलाई गई है ये मसला हल हो। हाँ, वी होप फॉर द बेस्ट। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद मुलाकात। ये वाला जो मसला है ना, ये फरा मुझे कह रही थी कि जब हम इस पर बात करते कि ये आपके लिए है और आप ये जो खाना खाते रहते हैं ना बाहर से, तो इसके ऊपर जो है ना मेरा हाथ हौला रखा करें, हाथ रोक लें तो जाड़े के जो ठंडे दिन जब मैं ये कहती थी तो तब हमजा जो है ना मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये आप कहेंगी फिर कि ये किस तेल में फ्राई हुई है तो किस तरह से बनी है। लेकिन आज हमजा जो है वो खुद ये स्टोरी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, खाने पीने का लुत्फ अलग होता है जब सर्दियों की शामें होती हैं जिनके अंदर बाज़ारों में रश भी बहुत होता है। आप देखें ना, चटखारेदार मछली होती है वो बन रही होती है, समोसे पकोड़े इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बन रही होती हैं, लेकिन मामला हमारे सामने ये आया है कि वो जिस तेल में तली जा रही होती हैं वो तेल मयारी नहीं होता है और पता नहीं अंदर क्या क्या चीज़ें डाल दी जाती हैं जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और शायद हम बनते हुए देख लें, जिस तरह फरा मुझे कहती थी कि अगर आप बनते हुए इनको देख लेना तो आप खाएं ना। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ऐसी चीज़ें नंबर एक तो बनती क्यों है, मार्केट में क्यों आती हैं, और अगर ये बनती हैं आ जाती हैं तो लोग क्यों अपने हाथों पैसे देकर अपने लिए जो है वो बीमारियां खरीदते हैं। अभी कोई इट्स एन ओपन सीक्रेट कि जानवरों की आलाइशें, बाक़ियात, मुर्दा जानवर जो हैं, और फिर उसमें बहुत सारे ऐसे मकरू या हराम कह लें जानवर जिनको कि हम नहीं खाते, चूहा वो अभी अक्सर मैंने देखा है डाल दिया उन्होंने। सो इस तरह के मामलात भी चल रहे होते हैं, तो क्यों फिर हम इन मामलात के बारे में ज़रा नई संजीदगी दिखाते। तो ये जो फूड अथॉरिटीज़ हैं ये क्या कर रही होती हैं
क्या मामला हो रहा होता है, क्या नहीं हो रहा होता, कैसे खाने हम खा रहे हैं। मोहसिन भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। भट्टी साहब ज़रा बता दीजिएगा मेरे लिए, क्योंकि फ़रा तो इस चीज़ को जो है मुझे हमेशा से कहती रही है बाहर से खाना कुछ कम कर दें। क्या हमें बाहर से खाना खाना चाहिए, कैसी जगहों से खाना चाहिए, ये मछली शचली कैसे तली जाती है? जी बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। फ़रा ने चूँकि बहुत से प्रोग्राम किए हुए हैं हमने पिछले चैनल्स पे, तो इसलिए फ़रा इससे बखूबी आगाह है, इसलिए वो आपको बड़ा इन टाइम आपको मना करती रहती हैं, लेकिन आपको भी ज़ाहिर है उनका टेस्ट अच्छा लगता है जिसके लिए आप जाते हैं। और हम तो अक्सर ये कहा करते हैं कि जितना गलीज़ उतना लजीज़। अच्छा, तो अब आ जाते हैं कि इसकी तरफ कि जब आप बाहर खाना खाने जाएं तो यकीनन अच्छी जगह भी मौजूद हैं, अच्छा काम करने वाले लोग भी मौजूद हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो इनका ख्याल नहीं रखते हैं, जो हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों की धज्जियाँ बिखेर देते हैं, जो इनका खाने की ग़िज़ाइयत तो बिल्कुल ख़त्म करके उसमें ऐसी उसमें अज़ा शामिल कर देते हैं कि वो मुज़र सेहत हो जाती हैं। तो आपने करना क्या है कि आजकल जैसे मछली का सीज़न है, तो आप जब मछली ख़रीदने के लिए जाएं, या जैसे रेनी डेज़ थे बहुत से लोग जाते हैं पकौड़ों समोसों के लिए, तो जब भी आप ख़रीदने के लिए जाएं तो ये आपके सामने फ्राई हो रहे होते हैं। तो आपने उधर एहतियात क्या करनी है? आपने एहतियात ये करनी है कि वहाँ पे देखिए कि अब अगर वहाँ पे जो ऑयल है खुला यूज़ हो रहा है तो ऐसी जगहों से आप ख़रीदारी ना कीजिए। अब इसकी निशानी क्या है, आपको पता कैसे चलेगा कि वहाँ पे खुला कुकिंग ऑयल यूज़ हो रहा है? खुला कुकिंग ऑयल जो है ये ड्रमों की सूरत में आता है, वहाँ पे प्लास्टिक के बड़े बड़े कैन मौजूद होंगे उनकी उन कढ़ाइयों के साथ जिसमें वो फ्राइंग हो रही होती है। और अगर आपको वहाँ पे ये कैन पड़े हुए नज़र आ जाएं तो वहाँ से आप ख़रीदारी ना कीजिए। उसका नुकसान क्या होता है कि ये जो खुला कुकिंग ऑयल है ये बेसिकली सोप ग्रेडेड पाम ऑयल है। अच्छा, सोप ग्रेडेड पाम ऑयल जो है उसमें ये फ्राइंग करते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत हैज़र्डस है। ये इसका बॉइलिंग, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री है, ये जाके 50 डिग्री से ऊपर मेल्ट होएगा, तो इसलिए ये हम दिल के अमराज का बहुत ज़्यादा बाइस बनता है। अच्छा, अब ये जो हमारे मियारी ऑयल है, जो अच्छी ऑयल कंपनियां जो बना रही हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है। पंजाब में आपको मैक्सिमम जगहों पे खुला कुकिंग ऑयल नज़र नहीं आता है, लेकिन बदकिस्मती से जो सिंध है या केपी है, बलूचिस्तान है या कश्मीर है, वहाँ पे अभी भी ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है। यानी को हमारा तकरीबन को 70% एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे खुला कुकिंग ऑयल बिक रहा है। पंजाब वाले इस लिहाज से खुश नसीब है कि यहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़ी सख्ती की हुई है। अच्छा, तो आप इसकी एहतियात करें। दूसरी एहतियात ये करें। जी भट्टी साहब, एक और चीज़ बताइएगा, आपके तो इल्म में है कि ये ठेले ढाबे, ये जो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर एक चीज़ होती है कि सस्ती भी तो देना होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए फिर वो इस तरह की चीज़ें डालते हैं। और लोग ये नहीं देखते कि ये इसमें हमें क्यों सस्ता मिल रहा है, वो ये देखते हैं यहाँ से सस्ता मिलता है तो यहाँ से ले लेते हैं। ये इसको भी बताइएगा कि जो अच्छी जगह हैं वो बहुत महंगी हैं, वो बहुत उनको अफोर्ड करना मुश्किल है। तो फूड अथॉरिटी अगर इस बारे में इकदाम लेती है तो इन चीज़ों को भी कंसिडर करती है कि ऐसी चीज़ें फिर हों जो कि सस्ती भी हों और साफ़ भी हों। अच्छा, चूंकि फूड अथॉरिटीज़ का जो कंसर्न प्राइसेस के साथ बिल्कुल नहीं होता, उनका ये होता है कि जो SOPs उन्होंने दिए हैं उन SOPs पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, वो उनको देखते हैं, उनका प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, अब आपने एक एहतियात और करनी है कि जहाँ पे आपने खुले कुकिंग ऑयल की कर ली, उसके बाद आपने ये देखना है कि वो जो उस कढ़ाई में तेल है उसका कलर कैसा है। अगर उसका कलर डार्क कलर का हो गया है, काला स्याही माइल रंग हो गया है, तो वहाँ से ख़रीदारी ना कीजिए, क्योंकि वो तेल जो है वो अगर अच्छे मेयार का भी हुआ तो भी वो इस हद तक रेंसिड और कार्सिनोजेनिक हो चुका होगा कि उससे बेहतर है, उस ऑयल में फ्राइंग से बेहतर है कि आप मोबाइल ऑयल में फ्राई की हुई कोई शय खा लें। तो एक तो आपने वहाँ पे उसकी रंगत देखनी है। दूसरा ये होता है कि जिस जगह पे फ्राइंग हो रही है उसमें उसका धुआं उठ रहा है। एक तो आग का धुआं है, आग का धुआं एक और चीज़ है, लेकिन वो जो ऑयल है
जिसमें फ्राइंग हो रही है, अगर उस ऑयल में से भी धुआं उठ रहा है और वो धुआं ऊपर छत पे जम रहा है, यानी उसके फ्यूम्स ऐसे उड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑयल अपनी उम्र पूरी कर चुका हुआ है, वो रैंसिड हो चुका हुआ है, उसमें मज़ीद फ्राइंग नहीं की जानी चाहिए। बदकिस्मती से, जैसे अभी बात की है फरा ने, कि ये लोग अपनी कॉस्ट कट डाउन करने के लिए, अपने मुनाफा ज़्यादा करने के लिए ये क्या करते हैं कि ऑयल को की एक ख़ास एज है फ्राइंग की, कि यानी अगर कॉन्टीन्यूसली आपने उसमें फ्राइंग करनी है तो अच्छा ऑयल जो है उसको आप 8 घंटे 10 घंटे तक फ्राइंग कर सकते हैं उसमें। लेकिन ये जो खुला और गैर मेयारी कुकिंग ऑयल है ये तो 3-4 घंटे बाद ही अपनी उम्र पूरी कर जाता है, ये उसके बाद रैंसिड हो जाता है और उसके बाद उसके बॉन्ड्स टूट जाते हैं। अगर आप उसमें फ्राइंग करते रहेंगे, और ये क्या करते हैं कि उसको डिस्कार्ड नहीं करते हैं, उसी में ही और ऑयल उंडेल देते हैं, उसी में ही और ऑयल उंडेल देते हैं, तो वो ऑयल जो है वो कैंसरियस हो जाता है। तो उसमें आपको निशानी ये मिलेगी कि उसमें से फ्यूम्स उड़ रहे होंगे, वो फ्यूम उड़ के ऊपर जो छत है उसके ऊपर सारी ग्रीस डिपॉजिट हो रही होती है। तो अगर आपको ऐसी निशानियां नजर आए तो बराए मेहरबानी वहां से खरीदारी ना कीजिए। तो भट्टी साहब जो आपने बताया, फिर तो ये हमजा सिर्फ देखकर ही वापस आ जाएंगे, फिर ये खाने वाला सीन तो कहीं भी बनता नहीं दिखाई देता। नहीं, अच्छा काम करने वाले लोग मौजूद हैं। आप जब इन निशानियों के मुताबिक परखेंगे तो आपको बहुत सारी जगह अच्छी भी नजर आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब ये भी बताइएगा, अगर हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, ये तमाम बातें हमने सुनी, हमने कहा ये तो बहुत गलत काम हो रहा है, लेकिन फिर हम लेने के लिए जा रहे हैं और इन बातों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो कौन सी बीमारियां हैं जो जन्म ले सकती हैं? और ये जो ख्याल है कि एक आध दफ़ा खा लेने से हफ्ते में तो कुछ भी नहीं होता है, इसको कैसे आप देखते हैं? और वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि खाते पीते मरना चाहिए, मतलब खाते पीते मर जाए तो कोई मसला नहीं है। ये तो लालच की और भूख की कोई नई किस्म है जो कहते हैं कि खाते पीते हुए मर जाना चाहिए। हालांकि खाना सिर्फ उतना चाहिए जितना आपको ज़रूरत हो। खाने के लिए ज़िंदा नहीं रहना चाहिए, ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि आज अगर आप PIC में चले जाएं या इस्लामाबाद में AFIC में चल जाएं या कराची के दिल के हॉस्पिटल में चल जाएं, तो आपको 18-18, 20-20 साल के बच्चे जो हैं ये आपको दिल के अमराज में मुब्तला मिलेंगे। तो ये इंतहाई बदकिस्मती है कि हम लोग इतनी जवान उम्री में ही अगर दिल के अमराज का शिकार हो रहे हैं, तो हमें सीरियसली सोचना चाहिए कि हमारी ग़िज़ा में कौन सी ऐसी गैर मेयारी अशिया शामिल हैं जिसकी वजह से इतने जवान बच्चे जो हैं वो दिल के अमराज का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल सही, दुरुस्त फरमाया। अच्छा, सिर्फ तेल का मसला ही तो नहीं है, और बहुत सारे ऐसे मुज़र सेहत केमिकल्स होते हैं, जैसे सूप्स बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाल देते हैं, या गैर मेयारी मसाला जात होते हैं जो अशिया जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी तो बकसरत इस्तेमाल की जा रही हैं। तो इस बारे में भी आप समझते हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी विजिलेंट है और मुनासिब कार्रवाई करती रहती है? देखिए, ये एक आप समझें कि खैर और शर की जंग है जो कि कॉन्टीन्यूसली जारी रहनी है। यहाँ पे जो 2 नंबर लोग होंगे वो भी काम करते रहेंगे, जगह बदल के करते रहेंगे, जैसे जैसे ये हमें इत्तला मिलती जाएगी। अब ये है कि ये जो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे आपने आज अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम किया है, ऐसे हमारे बहुत से दोस्त हैं जो करते रहते हैं। तो इससे हम अब खुद विजिलेंट होंगे। हम देखेंगे कि हमारे मोहल्ले में एक छोटा सा घर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त जारी है, वहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं जो कि एक रेजिडेंशियल एरिया है, और वहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, छुप के काम कर रहे हैं, और वहाँ पे ट्रकों के ट्रक निकल रहे हैं, वहाँ से पिकअप्स भर के जा रही हैं। ये सामान ये पैक करके कहाँ जा रहा है, ये कौन लोग हैं, किस तरह का बना रहे हैं? तो इनको लोगों को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, मुतलका फूड अथॉरिटीज़ को इससे आगाह करना चाहिए ताकि वो वहाँ पे आके छापे मारे और इनको पकड़े। तो ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो शरह है मुआशरे में ये नुकसान पहुंचाने वाली वो कम होती है। ठीक है भट्टी साहब, लोग डरते भी तो है ना इस हवाले से कि हम कोई कंप्लेन करेंगे तो फिर हमारी दुश्मनियां शुरू हो जाएंगी, हमारा नाम जो है वो पब्लिक हो सकता है, उनको पता लग जाएगा कि इस शख्स ने जो है ये बताया था, और फिर लोग जो है बदमाशी पर भी उतर आते हैं। तो फिर क्या इस हवाले से बताएं कि अगर कोई बंदा कंप्लेन करता है उसने कैसे करनी है, और उसके बाद क्या तरीकाकार होगा कि उसका नाम सामने नहीं आएगा?
देखिए अब हमारे लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंटरनेट पे यूज़ कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया के पेजेस भी यूज़ कर रहे हैं, वो देखते हैं। वहाँ पे इन फूड अथॉरिटीज़ के नंबर हैं, हेल्पलाइंस है, वहाँ पे जाके बताइए और वो आपका नाम सीगा राज में रखेंगे, किसी को सामने नहीं लाएंगे। उसके बाद आप जब उसको इतला देंगे तो ये नहीं है कि वो आंखें बंद करके दौड़ पड़ते हैं, उसके बाद वो इसको वेरीफाई करते हैं। उनके लोग खुफिया अंदाज में आके उसको वेरीफाई करते हैं, उनकी टाइमिंग नोट करते हैं कि किस टाइम पे वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, वहाँ पे क्या बन रहा है और क्या वाकई इनकी कंप्लेंट जेन्युइन है या नहीं है, और फिर आके उन पे हाथ भी डालते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया आप साथ रहे और आप हमें इस अहम इशू के अपडेट कर रहे थे। एक बड़ा एक्सपीरियंस है भट्टी साहब का, क्योंकि इन्होंने तो इस तरह के बेतहाशा प्रोग्राम्स किए हुए। लेकिन हमसा एक कानून का डर होता है और एक मॉरल वैल्यूज़ भी, मॉरल वैल्यूज़ है, अल्लाह का डर तो होना चाहिए कि मिलावट नहीं करनी है। आपने कोई किसी को नुकसान पहुंचाने वाला ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी को जानी या माली नुकसान हो। तो जानबूझकर ऐसी मुज़र सहज चीज़ें जो हैं उन्हें इस्तेमाल करना यकीनी तौर पर हमारा एक मॉरल क्राइसिस भी, जहाँ पर हमारा एक ये भी है कि कानून जो है उसकी अमल दरामद और उसकी अमलदारी जो है वो कमज़ोर है। वहाँ पर ये भी है कि हमारी अखलाकियात और हमारा अपना वो जो एक मामला है कि हमने सही करना है और सही काम करना है, वहाँ पर भी हम कमज़ोर। तो हमारी जो जिम्मेदारी है वो भट्टी साहब ने हमें बताई है कि ये आपकी जिम्मेदारियाँ हैं, जहाँ पर भी आप जा रहे हैं चीज़ों का ख्याल रखें। सिर्फ ये मत देखें कि प्लेट साफ़ है या नहीं है, क्या चीज़ें ढकी हुई हैं या नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो भट्टी साहब ने हमें बताई हैं, वो हमें देखने की ज़रूरत है। बाहर से हम लोग जो बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन हैं उनको सबसे ज़्यादा ख्याल करना है। जिस तरह 18 से 20 साल के लड़के जो हैं, नौजवान बच्चे जो हैं, ख़वातीन जो हैं, वो दिल के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, ये वाकई हैरानकुन बात भी है और होशरुबा भी। बिल्कुल सही। तो अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, बराबर ब्रेक के बाद और आपसे बात करेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और हमेशा कॉइन्स के या सिक्के के जैसे दो चेहरे होते हैं, दो रुख होते हैं, तो कहानी के भी दो रुख होते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले ब्रेक से पहले बात की उन लोगों की जो कि मिलावट करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो कोशिश करते हैं, नियतें ठीक नहीं होती हैं। हाँ शायद, जिनकी नीयतें, अब हम उनकी बात करेंगे कि ये वो नीयतें होती हैं जो ठीक भी होती हैं और जिनका हमें हुक्म भी दिया गया है कि नीयतें जो हैं अपनी ऐसी रखो, खालिस रखो। तो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। इस अगर जज्बे को देखें तो हमारे सामने पाकिस्तान में एक बड़ी रोशन मिसाल है जिसे हम अख़ुवत फाउंडेशन के नाम से जानते हैं, और इनके बानी डॉक्टर अमजद साकिब उन पाकिस्तानियों में से हैं जिन पर सिर्फ हम पाकिस्तानी नहीं बल्कि मुस्लिम उम्मा भी फ़ख्र कर सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अख़ुवत इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी माइक्रो फाइनेंस का इदारा है। 20 साल कबल जब डॉक्टर साहब ने बिला सूद कर्ज़ों के इजरा का सिलसिला शुरू किया तो ये तसव्वुर ही नहीं था कि एक दिन इसका दायरा 30 लाख ख़ानदानों और 100 अरब रुपए से ऊपर तक फैल चुका होगा। सोचेंगे कितना बड़ा, जैसे कहते हैं ना, कतरा कतरा मिलके दरिया हो जाता है। कैसे थोड़ा थोड़ा करके अब इसमें बहुत सारे लोग जो है शामिल हैं। 2001 में सिर्फ 10,000 रुपए से गैर सूदी कर्जा जो है फराहम करने की तंजीम अख़ुवत आज एक तनावर दरख्त में तब्दील हो चुकी है। इस वक्त अख़ुवत की मुल्क भर में 826 दफातर काम कर रहे हैं, जिसमें लाखों घराने जो हैं वो अख़ुवत के कर्ज़ों से अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब ला चुके हैं। और सबसे इत्मीनान बख्श जो बात है वो ये है कि अख़ुवत से कर्जा लेने वाले पाकिस्तानी 99.99% कर्जे वापस कर रहे हैं। हुकूमत को भी इतने कर्जे वापस नहीं किए जाते हैं और वो माफ़ करवा लिए जाते हैं। खैर वो तो किए ही नहीं जा रहे होते, इसलिए कि वो कर्जे जो दिए जाते हैं ना वो सनतकारों को दिए जाते हैं, वो पैसे वाले लोगों को दिए जाते हैं, उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने पैसे से पैसा बनाना होता है। ये जो कर्जे दिए जा रहे हैं ये उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो उस मिसाल की तरह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और भिखारी था और उसने कहा कि मुझे जी कुछ मदद कर दें। तो आपने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा एक कासा है, एक कासा है गदाई है जो जिसमें कि मैं मांगता हूँ। आपने कहा जाओ इसे जाके बेच के, और ये कंबल है इसको भी बेच कर आओ, और एक कुल्हाड़ी का दस्ता जो है वो लेकर आओ। वो कुल्हाड़ी लेकर आया और दस्ता आपने अपने हाथ से उसमें नस्ब किया।
तो जैसे वो ताकि वो मेहनत मजदूरी कर सके और अपनी ज़िंदगी जो है बाइज़्ज़त रोज़गार के साथ कमा सके और गुजार सके। तो इसी तरह से यहाँ पर भी उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें वो कुल्हाड़ी और वो दस्ता चाहिए होता है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है उसमें कोई ऐसा रोज़गार का सिलसिला पैदा कर सकें जिसके साथ वो लोगों से मांगने और उनकी तरफ से मिलने वाली जो भीख है उससे निकलकर बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें। बिल्कुल, तो बात कर लेते हैं अखुवत के सरबराह डॉक्टर अमजद साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, बहुत ही खैर का काम आप कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम आप कर रहे हैं। हमें अखुवत के हवाले से बताइएगा, इस फाउंडेशन के हवाले से ये काम क्या करती है, कब से काम कर रही है, और आप आज कितने मुतमईन हैं? जब काम शुरू किया था तब कहाँ खड़े थे, आज आप किधर पहुँच गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप दोनों साहबान का मशकूर हूँ फॉर योर वेरी काइंड वर्ड्स। मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि उन 40 लाख घरानों की तरफ से आपका मशकूर हूँ कि आपने उनकी दयानत, अमानत और सदाकत का एतराफ़ किया, फरमाया कि कैसे 126 अरब रुपए की रकम उन्होंने ली और फिर किस तरह का तरीके से कारोबार किया, गुर्बत से निकले और फिर वो कर्ज की रकम 99.9% की शरह से वापस की और फिर न सिर्फ वापस की बल्कि खुद लेने से देने वाले बन गए। तो ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है और ये एक छोटा सा नेकी का एक कदम जो पहले उठा और वो आज अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बड़ी मंजिल पे पहुंच गया। पहली चीज़ तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये दरअसल एक नज़रिए की फतह है और उस नज़रिए का नाम है मवाख़ात और उसका एसेंस ये है कि सूद से आप अगर बच सकें तो फिर आपकी ज़िंदगी नेकियों और बरकतों का एक महवर बन जाती है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि मैं सूद को घटाता हूँ और सदक़े को बढ़ाता हूँ। तो ये सारा की सारी सदक़े की बरक़ात हैं। 20 साल का सफ़र मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो यूँ लगता है चंद लम्हों के फासले पर है ये कदम, लेकिन कभी कभी जब इन नंबर्स को हम देखते हैं तो खुदा की हुजूर हमारा सजदा शुक्र बजा लाने को दिल करता है कि हमने तो सोचा भी ना था कि ये चंद सौ कर्जों का हमने सोचा था कि हम देंगे, लेकिन फिर ये इस तरीके से ये खुशबू की तरह बात फैलती चली गई कि अब ये पाकिस्तान के 400 से ज़्यादा शहरों में हम काम कर रहे हैं और हम लोगों को जाके ये नहीं कहते कि कर्जा ले लो, हम कहते हैं कि हम तो तुम्हारे भाई हैं, हम तो मवाख़ात की जो रवायत है उसके अगले कदम के तौर पर तुमसे दोस्ती और रफाकत के लिए आए हैं। फिर उस रिश्ते के बाद हम कहते हैं कि अच्छा अब बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो यूँ ये इसमें मुझे अपने पूरे पाकिस्तान के मुखय्यर हजरात का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और फिर उसमें मुख्तलिफ हुकूमतों के भी तावन है, पंजाब हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का, खैबर पख्तूनख्वा का, बलोचिस्तान का, गिलगित बल्तिस्तान का, आज़ाद कश्मीर का, कि ये एक बहुत बड़ी दुनिया की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसमें हुकूमत के भी कुछ रिसोर्सेज आते हैं और हमने उस मॉडल को इम्प्लीमेंट किया और उन गरीब लोगों को असल मैं समझता हूँ कि सर पर ताज है कामयाबी का कि उन्होंने इस रकम को इस तरह से वापस किया। तो ये इसकी मकसद की कहानी है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब बताइएगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्योंकि कर्ज़े हसना का तो जिक्र आप कर ही रहे हैं कि ये तो वो प्रोजेक्ट है जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपको बुलाती है कि बताइए कैसे 99.9% जो है रिकवरी भी हो जाती है और आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला भी रहे हैं। इसके अलावा और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तफसीलात भी बताइएगा। जी, एक तो हमने कहा कि सूद के बगैर कर्जे, फिर इसी तरीके से एक और तसव्वुर सामने आया कि अगर कर्जा बगैर सूद के है तो फिर तालीम बगैर फीस की होनी चाहिए। जो माँ बाप फीस अदा कर सकते हैं उनको तो ज़रूर फीस अदा करनी चाहिए, लेकिन जो बच्चे बेहतरीन सलाहियत रखते हैं लेकिन उनके पास फीस नहीं है वो कहाँ जाएंगे? उनका इल्म हासिल न करना उनका नुकसान नहीं है, ये पूरी कौम का नुकसान है। तो हमने कहा कि आज बच्चे पढ़ेंगे और 10 साल बाद फीस अदा करेंगे। तो इस तसव्वुर पर हम 4 कॉलेजेस बना सके हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएटेड हैं। एक आध साल में इंशाअल्लाह ताला हम अपना चार्टर लेने की दरख्वास्त करेंगे। तो ये तसव्वुर उसमें ये है कि ये रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तमाम सूबों के बच्चे यकसा तादाद में यहाँ पर पढ़ते हैं और कौमी यकजहती का और कौमी उमंगों का इजहार होता है और बच्चों को हम उनकी माली इस्तिताअत को देखते हुए कोई फीस नहीं ली जाती, लेकिन एक वादा लिया जाता है कि जब तुम पढ़ लिख कर अपने ख्वाबों को पूरा करोगे तो फिर याद करना कि किसी और के ख्वाब भी हैं, कोई और बच्चे भी हैं। 2 करोड़ बच्चा इस वक्त इस मुल्क में ऐसा है
जो स्कूल नहीं जाता। तो ये कितनी बदकिस्मती है कि सबसे ज़्यादा हमें इल्म के हसूल की जो है ना ताकीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, और हम हर वक्त उनकी मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन क्या बदकिस्मती नहीं है कि 2 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता। तो हम इन बच्चों को यहाँ पर पढ़ाकर ये एक बहुत बड़ा बोझ इनके ऊपर डाल रहे हैं कि अब आपने जाकर इन अंधेरों को, जुल्मत के इन अंधेरों को आपने दूर करना है, आपने रोशनी करना। तो ये तालीमी इदारे हैं। इसके अलावा हमारा एक क्लोथ बैंक है कि वो मैं आपसे भी पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कहूँगा कि अपनी वार्डरोब में वो कपड़े जो आप नहीं पहनते हमें दे दें, हम आपकी ये खुशबू थर में ले जाएंगे, बल्तिस्तान में ले जाएंगे, उन इलाकों में जहाँ आपके भाई रहते हैं, बहनें रहती हैं, लेकिन उनके पास मौसम के मुताबिक कपड़े नहीं है। तो 25 लाख जोड़े हमने इसी तरह मोहब्बत से इकट्ठे किए और मोहब्बत से पेश किए। डॉक्टर साहब, राब्ता कैसे करना है? डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि राब्ता लोग आपसे कैसे करते हैं? जो डोनर्स हैं किस तरह से राब्ता कर सकते हैं? जिन्होंने कर्जा लेना है वो कैसे राब्ता कर सकते हैं? जी, वो कर्जा लेने वालों को तो कोई मुश्किल पेश नहीं आती। 400 शहरों में जो हमारे लाखों जिन्होंने पहले कर्जे लिए हुए हैं वो भी उनको बता देते हैं, और ये हमारे मुख्तलिफ शहरों में दफातर हैं, वो भी लोगों को इल्म है। फिर हमारी वेबसाइट के ज़रिए से www.akhuwat.org.pk उस पर रब्ता कर सकते हैं। तो ये रब्ता करना आप गूगल कर लें, अखुवत कहीं पर लिख लें, कहीं से पूछ लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मोहब्बत और वफा की और ईसार की कहानी है ना सर, ये अब गली कूचों में रकम हो चुकी है, तो इसको ढूंढना मुश्किल नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। तो इस तरीके से एक आपने और काम छोटा सा किया कि 8988, ये आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस प्रोग्राम को ख़त्म होने के बाद अपने मोबाइल पे 8988 डायल करें, और उस डायल के नतीजे में अस्सलामुअलैकुम साथ लिख दें मैसेज, तो 20 रुपए की रकम जो है आज के दिन का सदका आपका अखुवत के पास पहुंच जाएगा, और फिर ये मुस्तहिक लोगों तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये भी आप हर रोज़ घर से निकलते हुए अपने प्यारों का सदका दे सकते हैं, तो एक तरीका ये भी है। बाकी हमारे हेड ऑफिस के एड्रेस पर कोई लोग चेक भेज देते हैं, कोई रब्ता करते हैं, तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे आप हमारे साथ मुंसलिक हो सकते हैं। बिल्कुल सही। यूनिवर्सिटी की तालीम जो एक ख्वाब है वो भी अब अखुवत का एक ख्वाब है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर क्या प्रोग्रेस है और वहाँ पर क्या मुश्किलात हैं जो दरपेश हैं? देखिए, ये ख्वाब मेरा नहीं है, ये ख्वाब आपका है, ये हम सबका मुश्तरका ख्वाब है। तो इस वक्त हमारे वहाँ पर हमने अंडर ग्रेड क्लासेस इकोनॉमिक्स में, BBA और IT में, और इंग्लिश लिटरेचर में, और बायोटेक्नोलॉजी में शुरू कर रखी हैं। तो चैलेंज तो यही है कि इसको फैलाना कैसे है, इसको आगे कैसे लेके जाना है। एक एक ईंट हमने बेची है 1,000 रुपए की, और इस तरह हमने करोड़ों रुपए इकट्ठे किए हैं। तो आपके नाम की अगर ईंट नहीं लगी तो आपको भी लगानी है। तो इश्यूज हमारे सिर्फ यही हैं कि जितने रिसोर्सेज आएंगे उतनी बेहतरी से हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकेंगे। मैं एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस मुल्क में जब तक एक शख्स भी गरीब है तो याद रखिए हम सब गरीब हैं। तो हमारे कौमी वजूद को हमें ये देखना है, हर रोज़ सुबह उठ के सवाल करना है अपने आप से कि आज हमने कितने लोगों की मदद की, आज हमने कितने आंसू पोंछे, आज हमने कितने सरों को पे आंचल दिया और उनको अपने हाथ उनके सर पर रखा। तो ये वो जो कहते हैं ना कि चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, नजाते दीदा दिल की घड़ी अभी नहीं आई। तो दीदा दिल के नजात की घड़ी दूर है, सफ़र जारी है। और आपका मैं कोई शुक्रिया अदा नहीं कर सकता अल्फाज में कि जिस तरह से आपने इस प्रोग्राम को फैलाया है, आपके तवस्सुत से हज़ारों लाखों लोगों तक ये पहुंचता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कारवां मुवाख़ात का चल रहा है। आप हमारे हमसफ़र हैं, इंशाअल्लाह ताला एक रोज़ मंजिल पे ज़रूर पहुंचेंगे जब ये 2 करोड़ बच्चा स्कूल पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप सब सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा, इतना खैर का आप काम कर रहे हैं। हाँ। और जिस तरह के अल्फाज हमारे लिए इस्तेमाल कर रहे थे, असल में वो तमाम अल्फाज आपके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि हैं ही आपके लिए। ये वो बानी हैं जिन्होंने ये चिराग जलाया और उससे फिर चिराग से चिराग जलता चला गया। उस चिराग के जलने में और रोशनी के फैलने में आपका हिस्सा कितना है, ये उनका सवाल था।
8988 उन्होंने कहा है कि आप और हम सब मिलकर थोड़ा बहुत भी जितना भी करना चाहें कंट्रीब्यूट, तो एक एक ईंट भी उस यूनिवर्सिटी के बनने में, शायद जिसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते एजुकेशन को, अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं और फिर मुल्क को और उसकी तामीर तरक्की, अपने ख़ानदान की तरक्की में, खुशहाली में किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जो बच्चे हम स्कूलों से बाहर देख कर कूदते रहते हैं ना, कि परेशान होते रहते हैं, तो उनके लिए कुछ कर सकते हैं हम, तो अब कुछ हमें भी ज़रूर करना चाहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक और ऐसा इनिशिएटिव है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप मुल्क से बाहर जाएं ना, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट के दोनों के बिन्स अलग होते हैं। एग्जैक्टली। अगर आप उसको मिक्स कर देना, आप प्लास्टिक का कि ऑर्गेनिक वाले में डाल दे तो फाइन होता है आपको ठीक ठाक किस्म का। हमारे यहाँ बदकिस्मती से कॉन्सेप्ट नहीं है। इस वजह से हमारे ये जो कूड़े हैं ना, कूड़े के ढेर और उसकी वेस्ट मैनेजमेंट, उसको फिर डिस्पोज ऑफ करना, ठिकाने लगाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मर्दान में अगर हम आपको बताएं कि वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज कमेटी जो है वो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है उन्होंने कोई इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी सेंटर बनाया है, जहाँ से वो तमाम जो कूड़ा क्रिकेट है उससे बिजली बनाते हैं। बड़ी बात है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। रफ़ाक बादशाह वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं ये हो कैसे रहा है, ये ख्याल कैसे आया था। जी रफ़ाक का। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में पहली मरतबा WSSCM की जानिब से जो कचरा है उसको करामत बनाया जा रहा है, उसको आमदन का ज़रिया बनाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ WSSCM के उसी प्लांट पे जहाँ पर ये कचरा जो है उसको खाद में तब्दील किया जा रहा है। यहाँ पर कचरा है उसको किस तरह से खाद में तब्दील किया जा रहा है, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट मैनेजर साहब। इसका प्रोसेस ये कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से, सब्ज़ी मंडी से या जो किचन वेस्ट आता है घरों से, तो उसको यहाँ पे लाया जाता है। हमारी टीम्स वो लाते हैं, यहाँ पे डंप करते हैं। उसमें से फिर ये प्लास्टिक या मेटल्स या गत्ता वगैरह ये सारी चीज़ें निकाल के तो बाकी कंपोस्ट बॉक्सेस कहते हैं उसमें डालते हैं। उसमें ये 40-45 दिन रहते हैं। उसके बाद ये निकाल के एक मैच्योरिंग बॉक्स में चला जाता है। ये दूसरा एक प्रोसेस होता है, उसमें जाता है, उसमें ये 10-15 दिन रहता है। उसके बाद इसको हम क्रश करते हैं और पैक करते हैं मुख्तलिफ साइज़ के बैग्स में, और ये फिर सप्लायर्स को देते हैं, नर्सरीज वालों को देते हैं, ज़मींदारों को देते हैं फसलों के लिए, खेतों में डालने के लिए। जी बिल्कुल, असिस्टेंट मैनेजर साहब से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि 250 टन कचरा जो है हम 14 यूनियन कौंसिल से इकट्ठा कर रहे हैं और उससे रोज़ाना की बुनियाद पर 5 टन जो कचरा है उसको करामत बनाया जा रहा है, उससे उसको खाद में तब्दील किया जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है रफ़ाक, बहुत शुक्रिया। आप हमें बता रहे थे इतना बेहतरीन मंसूबा है जिसके बारे में बता रहे थे। एक तरफ कचरे से क्या कुछ बनाया जा रहा है फ़रा, और दूसरी तरफ आप लाहौर में देख लें, कराची में देख लें, या मुख्तलिफ दीगर शहरों की भी हम बात कर लें, तो कचरा उठाया ही नहीं जा रहा, तो उसका इस्तेमाल हमने क्या करना है। और अगर उठाया जाए भी तो हमजा उसमें आप रेशो देखें तो कितने शॉपिंग बैग्स और कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिग्रेडेबल नहीं है। सो नंबर एक तो ये कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी अजीज़ है और हम चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए एक सेहतमंद आबो हवा जो है, पूरा अर्ज़ एक घर जो कि हमारा ये दुनिया है, इसे छोड़ के जाएं, तो कम से कम शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल जो है महदूद करें। और फिर हम भी अगर ये करना शुरू कर दें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट, ताकि वो रिसाइकिल हो सके और यहाँ से इससे खाद बन सके, बिजली बन सके, ये इस्तेमाल हो सके, तो क्या ही बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो दुनिया जो है वो इस्तेमाल शुदा पानी को जो है दोबारा से रिसाइकिल कर रहे हैं और फिर उसको इस्तेमाल के काबिल बना रहे हैं, और हम किधर हैं कि हम अपना भी यही नहीं फाइनल कर सकते। हम पानी का नल खोल के कि गर्म पानी आ रहा है, जितना पानी ज़ाया कर देते हैं, इतना पानी का पूरी दुनिया में ज़ाया करने का कॉन्सेप्ट कम ही है। कम ही है। पानी के कंजप्शन के ऊपर भी मीटर लगे हुए हैं कि आपने उसके भी पैसे देने हैं जितना पानी कंज्यूम करते हैं, और जो पानी ज़ाया करते हैं ना उसको प्रोसेस करके फ्लश के में यूज़ किया जाता है, टैंक ऐसे ही है। तो हमें भी इन चीज़ों पे सोचना चाहिए। मर्दान में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, बाकी शहरों में भी हो जाए, इस मॉडल को अपना लिया जाए तो क्या ही बात होगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ेंगे और कुछ टैलेंट की बात कर लेते हैं। जज्बे सच्चे हों तो इंसान मुश्किलात की परवाह किए बगैर आगे बढ़ता रहता है और अपनी मंजिल पर पहुँच कर ही दम लेता है, बेशक कोई रोल मॉडल सामने हो या ना। हाँ, ये 27 साल मोहम्मद उस्मान गनी जो हैं एक ऐसे ही बाहिम्मत नौजवान है। वैसे तो पेशे के लिहाज से अगर कहा जाए प्रोफेशनली ये बाइक रेसर हैं, ये एजाज़ रखने वाले वाहिद पाकिस्तानी हैं,
और आलमी सतह पर बाइक रेसिंग में हिस्सा लेते हैं। उनके पास FIM रेसिंग और कोचिंग का लाइसेंस भी मौजूद है। उन्हीं से पूछेंगे कि क्या है ये, और उन्होंने अपनी काबिलियत को मनवाते हुए ये सब कुछ हासिल किया। और मोहम्मद उस्मान के हवाले से जब हम प्रोफाइल पढ़ रहे थे तो UAE में कोई चैंपियनशिप हुई थी, वो उन्होंने जीती। इतना मुश्किल नाम था कि मेरे से और फरा से वो नाम पढ़ा नहीं जा रहा था। UAE रॉकी चैंपियनशिप है, कोई पता नहीं कैसे कैसे नाम थे, लेकिन किसी में तीसरी पोजीशन है, किसी में दूसरी पोजीशन है, और पाकिस्तान से ये वाहिद थे जिन्होंने हिस्सा लिया था और जीता भी था। हमारे लिए फख्र की बात है कि मोहम्मद उस्मान गनी आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान गनी, थैंक यू मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे बताइएगा कि ये बाइक चलाने का जुनून वैसे तो हमारे हर टीनेजर में होता है, लेकिन प्रोफेशनली रेसर बनने का ख्याल कैसे आया? और दोस्तों में से या कोई फैमिली में लोग तो डर रहे होंगे, मना कर रहे होंगे, या किसी ने आपको हौसला अफजाई भी की थी? असल में मुझे बचपन से गाड़ियों का बहुत शौक था, गाड़ियों बाइकों का बहुत ज़्यादा शौक था, हर चीज़ का शौक था जिसके ऊपर व्हील्स होते हैं। तो ये था कि मैं बचपन से हमेशा गाड़ियाँ चलाता रहा था। जब बड़ा हुआ तब भी गाड़ियाँ चलाता रहता था। डेजर्ट में जाते थे, छोटी बाइक्स चलाता था, सैंड ड्यून्स की। फिर एक दिन एक दोस्त ने एक बाइक खरीदी, स्पोर्ट्स बाइक, और वो मेरे घर आया, वो कहने लगा एक बार ट्राई करके देखो। तो जब मैंने चला के देखी तो मुझे ये एहसास हुआ कि दिस इज़ माई ट्रू पैशन। तो वो दिन था, मुझे याद है कि पहली बारी मैंने बाइक चलाई थी दोस्त की। उसके बाद से एक पैशन ऐसा था कि वो हमेशा ग्रो ही करता गया। बिल्कुल ठीक है उस्मान, अब तक आप हैवी बाइक्स चलाने के मैदान में क्या क्या कारनामे दिखा चुके हैं? हमें वो नाम बता दें जो हमसे जो है ना नहीं लिए जा रहे थे, और कितनी स्पीड तक आप बाइक ले जाते हैं, आपको डर नहीं आता? मैं अब तक जो हैवी बाइक्स की दुनिया है उसके अंदर मैं प्रोफेशनली रेस करता हूँ। मेरे पास FIM का प्रोफेशनल रेसिंग लाइसेंस है और कोचिंग लाइसेंस भी है। कारनामे तो हमारे ये होते हैं कि हम ट्रैक के ऊपर रेस करते हैं। जो अगर आप कभी रेस देखें तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि हम किस तरीके से कॉर्नर पे जाते हैं। स्पीड की रही बात तो हर अलग बाइक की अलग टॉप स्पीड होती है, लेकिन जो मैं अब तक सबसे ज़्यादा तेज़ जा चुका हूँ, आई थिंक वो 338 या 339 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड का हूँ। बट अगेन डिफरेंट बाइक्स डिफरेंट स्पीड्स। अच्छा, मैं अभी आपका प्रोफाइल ही देख रही थी तो उसमें मुख्तलिफ हादसात में 22 इंजरीज, और 22 इंजरीज का मतलब कि फ्रैक्चर्स। सो ये खुद भी आपके अंदर वो फोबिया नहीं डेवलप हुआ, विच इज़ गुड, कि आपका जुनून कम नहीं हुआ। और कभी पेरेंट्स ने इंसिस्ट किया, क्योंकि अक्सर वालिदैन ना इस तरह के खतरनाक जो शौक है और एडवेंचर्स हैं उनके रास्ते में रुकावट बन जाते हैं कि नहीं हमें तुम बड़े प्यारे हो, हमें नहीं चाहिए कोई भी रोज का ये नहीं देख सकते, कोई टूर्नामेंट नहीं चाहिए, कोई एजाज़ नहीं चाहिए, बस आराम से घर बैठो। जब मेरा सबसे पहला एक्सीडेंट हुआ था वो रोड पे हुआ था। उसके बाद बिल्कुल वालिदैन ने कहा था कि बाइक नहीं चलाएंगे, तो तकरीबन 1 साल तक मैंने बाइक नहीं चलाई थी। लेकिन फिर उनसे मैंने वादे किए कुछ कि मैं हमेशा सेफ्टी पहनूंगा और रेसिंग करूंगा, सिर्फ ट्रैक के ऊपर, रोड पे नहीं चलाऊंगा। तो वो सपोर्टिव थे। उसके बाद एक्सीडेंट होते हैं, देखें वो हर एक स्पोर्ट का हिस्सा होते हैं। लोग क्रिकेट खेलते हैं, उसमें भी लोगों की हड्डियाँ टूटती हैं। तो इस स्पोर्ट के अंदर भी यही कि जस्ट पार्ट ऑफ रेसिंग, आपका एक्सीडेंट होता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको कोई इंजरी नहीं होती, बट कभी कभार ऐसा होता है कि हड्डियाँ टूट भी जाती हैं। लेकिन इट्स वेरी कि आप वही एक्सीडेंट जो आप ट्रैक पे होता है, अगर आपका रोड पे तो आपकी डेथ भी हो सकती है, लेकिन ट्रैक के ऊपर सिर्फ आपकी छोटा सा इंजरी होती है। उस्मान, हमें ये भी बताएं कि आपका गोल क्या है, फोकस क्या है, यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक कामयाबी हासिल करनी है, ये टाइटल्स हैं अपने नाम करने हैं, रिकॉर्ड्स कौन से हैं जो आप तोड़ना चाहते हैं? देखिए, मेरे 2 मेन गोल और विजन है। एक तो सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान भी आया हूँ, वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर एक रेसिंग ट्रैक बनना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट भी है, पैशन भी है, लोगों के पास माशाल्लाह पैसा भी है, बाइक्स भी हैं, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसके ऊपर वो चला सकें, सेफली सीख सकें और दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन कर सकें। तो मेरा जो एक पर्सनल गोल वो ये है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर एक ट्रैक बनना चाहिए जिसके ऊपर सब आएँ, प्रैक्टिस करें, मैं सबको सिखाऊँ, और इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स भी यहाँ पाकिस्तान के अंदर आएँ और यहाँ से पाकिस्तानी टैलेंट भी डेवलप होकर जाए। और दूसरा एज अ पर्सनल फ्रंट, मैं पाकिस्तान का नाम जितना रोशन कर सकता हूँ करूँगा। जितने इंटरनेशनल इवेंट्स, रेसेस के अंदर मैं पाकिस्तान को पोडियम पे पहुँचा सकता हूँ, झंडा लहरा सकता हूँ, मैं हमेशा अपने से पूरी कोशिश लाजमी करूँगा उसके लिए। अच्छा, बता दीजिएगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप ट्रैक की बात कर रहे हैं कि ट्रैक बनना चाहिए और होना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उसका भी हो सके, बच्चे जो हैं वो रोड्स के ऊपर ना करतब दिखाते फिरें, लेकिन ट्रेनर भी उसके लिए चाहिए, और ये सहूलियात पाकिस्तान में नहीं है। तो जो बच्चे दिलचस्पी रखते हैं हैवी बाइक चलाने में या स्पोर्ट्स एडवेंचर में, उनको क्या गाइड करेंगे और क्या बताएंगे? देखें, सबसे पहली एडवाइस मैं हर किसी को देता हूँ कि अगर आप कोई मोटर स्पोर्ट्स को परस्यू करना है एज अ पैशन, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट द स्पोर्ट। और उसका मतलब ये होता है कि आपको सबसे पहले सेफ्टी इख्तियार करनी होती है। लोग रोड पे जा रहे हैं, आप भले से 70 सीसी बाइक के ऊपर हो, 1000 सीसी बाइक के ऊपर हो, आप अपने से पूरी सेफ्टी पहने, हेलमेट पहने, आप अपना सूट पहने, बूट्स पहने, ताकि अल्लाह न करे आप छोटी सी गिरते भी हैं, चोट भी लगती है, तो आपको ये ना हो कि कोई ऐसी सीवियर इंजरी हो जाए कि आप दोबारा बाइक ना चला सकें। क्योंकि जब आप सीखते हैं, जब आप अपनी कोशिश करते हैं अपने से बेहतर, तो आप गिरते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो कोशिश करें कि आप हमेशा सेफ्टी
सेफ्टी पहने। इंशाल्लाह अगले चंद माह के अंदर मैं एक अच्छी खबर लाऊंगा सबके लिए कि कहीं ना कहीं ट्रैक का मुतालबा कर रहे हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में ट्रैक बन जाएगा, तो उसके थ्रू हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि जो जिसको परस्यू करना है अपना मोटर स्पोर्ट्स का करियर रेसिंग के अंदर, वो आए, सीखे प्रॉपर तरीके से सेफ एनवायरनमेंट और वहाँ से आगे दुनिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके भी रेस करें। बिल्कुल ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने और वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान में कभी किसी ने नहीं किया, और ट्रैक की बातें हो रही हैं, और बाकी ट्रैक यहाँ पर हो, वो जो सड़क पे साइलेंसर उतार के बाइक्स चला रहे होते हैं ना, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि भाई अपना फन यहाँ पर दिखाएं। हाँ, लेकिन इनको देखने का मतलब ये नहीं है कि अब आप लोग ये समझे कि आप भी वन व्हीलिंग कर सकते हैं और जाकर मसरूफ शाहराहों के ऊपर बगैर हेलमेट्स पहने कोई भी उल्टा सीधा करतब जो है वो दिखा सकते हैं, वो नहीं। ये एक और तरह का फील्ड है, स्पोर्ट्स है, जिससे उन्होंने खुद कहा कि उसमें सेफ्टी का बहुत ख्याल रख के किया जाता है। तो अगर आपके अंदर भी दिलचस्पी है तो कोशिश करें ऐसी एवेन्यूज ढूंढने की जहाँ पर आप अपने इस एडवेंचर और थ्रिल का जो एक जुनून है उसको सेटिस्फाई कर सकें। हर काम आप कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीकाकार मौजूद है, उसका मकाम मौजूद है। तो जो बाइकर्स हैं, रेसर्स हैं, अपने आप को समझते हैं, वो इस तरह का काम करें जैसा उस्मान काम कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल पे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।